तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत समायरा और गरिमा की बातचीत से होती है। समायरा राहत की सांस लेते हुए गरिमा से कहती है कि अच्छा हुआ गरिमा सही सलामत वापस आ गई। वो उससे माफी भी मांगती है कि जब गरिमा पुलिस स्टेशन में थी तब वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाई। समायरा बताती है कि गरिमा ने अचानक उसे अपनी मां बनाकर इंस्पेक्टर से बात करवा दी थी, तो मजबूरी में उसे आवाज बदलकर बात करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी वो चाहकर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती थी। वो फिर कहती है कि वो पूरी तरह पैनिक हो गई थी। फिर वो कहती है कि अच्छा हुआ क्रिश के पेरेंट्स टाइम पर आ गए और उन्होंने सब संभाल लिया। तो गरिमा मुस्कुराकर बोलती है कि अब जो होना था वो हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में किसी को कुछ पता नहीं चला, इसीलिए अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो करण से मिले 5,000 रुपए दिखाती है और मजाक में कहती है कि यही उसकी सारी टेंशन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। समायरा हंसते हुए कहती है कि इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी उसने पापा से पैसे लेना नहीं छोड़ा। तो गरिमा तुरंत कहती है कि वो बिजनेस वुमेन है और बिजनेसमैन की बेटी भी, इसलिए फायदा देखना तो बनता है। उसके मुताबिक ये पूरे रिस्क का रिवॉर्ड है। समायरा भी इधर मजाक में कहती है कि रिस्क तो उसने भी लिया था, क्योंकि उसी ने पापा से बात करने की हिम्मत की थी, इसलिए इन पैसों पर पहला हक उसका है। इतना कहकर वो झट से 5,000 रुपए अपने हाथ में ले लेती है। तो गरिमा इसे चीटिंग बताती है, लेकिन समायरा हंसते हुए कहती है कि अगर करण को सच्चाई पता चल जाती तो चीटिंग नहीं बल्कि बीटिंग होती। इतना बोलते ही समायरा पैसे लेकर भाग जाती है और गरिमा उसके पीछे दौड़ पड़ती है। वो बार बार पैसे वापस मांगती रहती है। समायरा उसको छेड़ते हुए कहती है कि उसे याद है ना कि गरिमा ने उसकी ड्रेस खराब कर दी थी, इसलिए वो पैसे उसी कंपनसेशन के तौर पर रख रही है। गरिमा बार बार कहती है कि पैसे उसने कमाए हैं, इसलिए उन्हें वापस किया जाए, लेकिन समायरा हंसते हुए कहती है कि अब ये पैसे उसके हैं। तभी गरिमा अचानक से उदास होने का नाटक करने लगती है। उसको देखकर समायरा का दिल पिघल जाता है। वो कहती है कि अगर उसको सच में पैसे चाहिए तो वो वापस ले ले, लेकिन ऐसे उदास न हो। बस फिर क्या था, गरिमा तुरंत पैसे झपट लेती है और हंसते हुए कहती है कि उसने अपनी दीदी को अच्छी तरह उल्लू बना दिया। अब समायरा उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है कि आज वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। इसी तरह दोनों बहनों के बीच हंसी मजाक और भागदौड़ चल रही होती है कि तभी रौनक कमरे में आ जाता है। वो दोनों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब बस भी करो। वो पूछता है कि क्या दोनों अपनी लाइफ में कभी सीरियस भी होंगी या नहीं। उसके मुताबिक करण पहले ही तुलसी के वापस आने से परेशान है और ऊपर से उनके सारे प्लान्स भी एक एक करके फेल हो चुके हैं। उन्हें लगा था कि आज तुलसी इस घर से चली जाएंगी, लेकिन कुछ भी उनके हिसाब से नहीं हुआ। ऐसे टाइम में दोनों बहनें मजाक करने में लगी हुई है। तो गरिमा कहती है कि जितना करना था वे कर चुके, अब और क्या किया जाए। तो समायरा भी रौनक की बात काटते हुए कहती है कि आखिर वो उन्हें क्यों सुना रहा है। सारे प्लान्स उसी ने बनाए थे और सारे के सारे फ्लॉप भी उसी के निकले। तुलसी हर बार उन सबसे एक कदम आगे निकली, इसलिए अब वो किसी नए पंगे में पड़ना नहीं चाहती। गरिमा भी कहती है कि अब रौनक को अपना बेकार प्लान छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर रौनक नाराज हो जाता है। वो कहता है कि दूसरों के प्लान्स की आलोचना करना आसान है, अगर दोनों इतनी ही होशियार है तो खुद कोई ऐसा प्लान बनाकर दिखाएं जिससे वो औरत इस घर से चली जाए। साथ ही वो दोनों को यह भी कहता है कि उसके प्लान्स पर उंगली उठाने से पहले खुद कुछ करके दिखाएं। लेकिन समायरा साफ मना करती हुई नजर आती है। वो कहती है कि अब वो कोई और प्लान नहीं बनाएंगी। तभी कमरे के बाहर खड़े करण के कानों में उनकी बातें पड़ जाती है। वो अंदर आते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ किस बारे में चर्चा हो रही थी। तो करण को अचानक सामने देखकर तीनों के चेहरे का रंग उठ जाता है। तीनों एक दूसरे की तरफ घबराकर देखने लगते हैं। समायरा मन ही मन डर जाती है कि कहीं करण ने उनकी सारी बातें सुन तो नहीं ली। उधर गरिमा भी सोचती है कि अगर मामू को सब कुछ पता चल गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहीं रौनक के मन में आता है कि दोनों बहनों की वजह से अब वो भी फंस गया है और पता नहीं करण कैसी प्रतिक्रिया देगा। करण दोबारा सख्त आवाज में आकर पूछता है कि आखिर बात क्या चल रही थी। वो कहता है कि अच्छा हुआ वो पानी लेने निकला था और कमरे से आवाजें सुनी, वरना उसे कुछ पता ही नहीं चलता। फिर वो पूछता है कि ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो आधी रात में ही करनी पड़ रही है, सुबह तक इंतजार नहीं की जा सकती। इसके बाद करण उन्हें समझाते हुए एक बात याद दिलाता है। कहता है कि मैंने कहा था ना एक बार कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो कहता है समय पर सोने के नियम किसी वजह से बनाए गए हैं। फिर वो पूछता है कि इतनी देर तक जागकर आखिर वे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही। तुरंत गरिमा बात को संभालते हुए कहती है कि वे लोग तो बस सोने ही वाले थे, रौनक सिर्फ उन्हें गुड नाइट बोलने आया था। इतना सुनते ही समायरा और गरिमा तुरंत करण के सामने ही रौनक को गुड नाइट कह देती हैं। रौनक भी सामान्य बनने की कोशिश करते हुए उन्हें गुड नाइट कहता है और वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद गरिमा करण से कहती है कि अब उन्हें भी जाकर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। समायरा भी यही बात दोहराती है। तो आखिर में करण जाते जाते एक बार फिर उन्हें समय पर सोने की सलाह देता है और कहता है कि अच्छी आदतें हमेशा याद रखनी चाहिए। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। करण के जाने के बाद दोनों बहनों की जान में जान आती है।
अगले ही पल गरिमा फुर्ती से जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वापस आकर वो राहत की सांस लेते हुए समायरा से कहती है कि आज तो दोनों बाल बाल बच गए। समायरा भी मुस्कुराकर कहती है कि अब और कोई नई मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं है, चलो अब आराम से सो जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती हैं। अगले सीन में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर दामिनी दौड़कर अपने कमरे की खिड़की बंद करने पहुंचती है। उसी समय शोभा भी वहां आ जाती है और पूछती है, आप यहाँ पर हैं? तो दामिनी कहती है कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए वो खिड़की बंद करने चली आई। शोभा कहती है कि वो भी इसी वजह से आई थी, उसे लगा कि मम्मा घर पर नहीं है, कहीं खिड़कियां खुली न रह गई हो। वो ये भी कहती है कि मम्मा को इतनी जल्दी जाना पड़ा कि उन्हें ठीक से पैकिंग करने तक का टाइम नहीं मिला। दामिनी कहती है उन्हें समय मिलता भी कैसे, जैसे ही उन्हें उस औरत के बारे में पता चला वो तुरंत चली गई। फिर दामिनी पूछती है कि आखिर उस महिला का नाम क्या है, तो शोभा कहती है कि उनका नाम अरुंधति माई है। वो कहती है मम्मा ने बताया था कि जेल में दोनों पूरे 10 साल तक साथ रही, इसलिए वही उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर अचानक फोन आया कि अरुंधति माई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यही सुनते ही मम्मा बिना देर किए उनके पास चली गई, क्योंकि शायद इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं है और इसलिए मम्मा ही उनका ख्याल रखने गई है। दामिनी कहती है कि 10 साल का साथ बहुत बड़ा समय होता है, इतना लंबा वक्त साथ बिताने के बाद रिश्ता बनना तो स्वाभाविक है। शोभा भी कहती है कि मम्मा का तो लोगों से रिश्ता बहुत जल्दी बन जाता है, उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक फोन आने पर वहां जाने का फैसला कर लिया। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बहुत आसानी से लोगों से गहरा अपनापन जोड़ लेती हैं। दामिनी फिर आखिर में बोलती है कि अब बस यही देखना है कि वो कब वापस लौटेंगी, क्योंकि जाते समय उन्होंने ये भी नहीं बताया कि लौटने में कितना टाइम लगेगा। दूसरी तरफ सुबह घर में करण काफी गुस्से में नजर आता है। वो समायरा और गरिमा से बार बार पूछ रहा होता है कि रौनक आखिर कहाँ है। उसे समझ नहीं आता कि दोनों बहनों को अपने ही भाई के बारे में कुछ भी कैसे नहीं पता। समायरा और गरिमा दोनों साफ कहती है कि उन्हें सच में नहीं पता कि रौनक कहाँ गया है। इसी बीच नंदिनी कहती है कि उन्होंने रौनक के सभी दोस्तों को फोन करके पूछ लिया है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये सुनकर करण और ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि बिना किसी को बताए आखिर रौनक कहाँ चला गया। इसके बाद वो नंदिनी से नाराज होकर कहता है कि बच्चों पर नजर रखना भी जरूरी होता है, क्या सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है कि वो हर समय बच्चों का ध्यान रखे। नंदिनी भी इधर अपनी बात रखती है। वो कहती है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, हर टाइम उन पर नजर रखना संभव नहीं है, लेकिन करण उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि पहले की लापरवाही का नतीजा वे लोग पहले ही भुगत चुके हैं, उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया है, इसलिए अब किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहता। इसके बाद करण फिर समायरा और गरिमा पर नाराज होता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि दोनों बहनों को अपने भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तो नंदिनी एक बार फिर करण को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि रौनक अब काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन करण तुरंत जवाब देता है कि बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो बिना बताए कहीं भी चला जाए। वो पूछता है कि क्या रौनक उससे और नंदिनी से भी बड़ा हो गया है, जो किसी को बिना बताए घर से निकल जाए। इसी तनाव के बीच अचानक करण के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वो फोन उठाकर दूसरी तरफ की बात सुनता है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। वो एकदम हैरान रह जाता है। अगले ही सीन में करण और नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां रौनक पुलिस की हिरासत में होता है। अपने बेटे को उस हालत में देखकर करण के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहता है कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं कि रौनक के खिलाफ 3 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया गया है। ये सुनते ही करण गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि इंस्पेक्टर कैसी बातें कर रहे हैं, रौनक उसका बेटा है और करण वीरानी के बेटे के खून में न फ्रॉड है और न ही बेईमानी। तो इंस्पेक्टर शांत रहते हुए कहते हैं कि उनके पास एफआईआर दर्ज है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। करण तुरंत पूछता है कि आखिर एफआईआर किसने दर्ज कराई और किस आधार पर की गई। वो ये भी जानना चाह रहा होता है कि पुलिस के पास कोई सबूत है या नहीं। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, जांच पूरी होने पर सबूत भी सामने आ जाएंगे। नंदिनी भी बीच में बोलती है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि उनका बेटा ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में लगभग हर परिवार यही दावा करता है कि उनका अपना निर्दोष है, लेकिन करण दोबारा साफ शब्दों में कहता है कि वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानता है और रौनक ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। इस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि उन पर गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर उन्हें अपने बेटे पर इतना भरोसा है तो अदालत जाकर उसकी बेल करवा ले। फिर वो कहते हैं कि अगला दिन फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे, संडे और फिर मंडे भी कोर्ट बंद रहेगी, इसलिए अगर शुक्रवार को बेल नहीं हुई तो रौनक को कम से कम 3-4 दिन पुलिस हिरासत में ही रहना पड़ेगा। ये सुनते ही करण सख्त लहजे में कहता है कि उसका बेटा एक भी रात वहां नहीं रहेगा। वो तुरंत रौनक के पास आकर उसको हिम्मत देते हुए कहता है कि बिल्कुल घबराना नहीं, वो सब संभाल लेगा। इधर नंदिनी भी रौनक से पूछती है कि वो सच सच बताए, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया। तो रौनक रोते हुए कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है।
तो करण अपने बेटे की बात पर पूरा भरोसा जताने लगता है। वो कहता है कि उसे रौनक पर पूरा विश्वास है और वो उसे एक दिन भी यहाँ नहीं रहने देगा। सुबह होते ही सबसे पहला काम उसकी बेल करवाना होगा। इसके बाद करण और नंदिनी वापस शांति निकेतन लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद नंदिनी परेशान होकर कहती है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब आखिर हुआ कैसे। करण गंभीर होकर कहता है कि कोई ना कोई जानबूझकर उसके बेटे को फंसा रहा है। वो कहता है जिस दिन उसे उस इंसान का पता चल गया वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। नंदिनी कहती है कि सबसे जरूरी बात यह है कि अगले ही दिन रौनक की बेल हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे कई दिन जेल में रहना पड़ेगा। ऊपर से अगर ये खबर बाहर फैल गई तो वीरानी परिवार की बदनामी होगी। रौनक ने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है और उसके नाम पर इतना बड़ा दाग नहीं लगने देना चाहिए। लेकिन करण पूरे विश्वास के साथ कहता है कि बेल होगी और कल ही होगी। फिर वो कहता है कि उसे पता है कि इस मुश्किल टाइम में कौन उनकी हेल्प कर सकता है। इतना कहकर वो तुरंत हेमंत को फोन लगाता है। उधर फोन रिसीव करते ही करण बिना समय गवाए कहता है कि रौनक गिरफ्तार हो गया है। ये सुनकर हेमंत भी चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो करण कहता है कि किसी ने रौनक को झूठे केस में फंसा दिया है। फिर वो हेमंत से रिक्वेस्ट करता है कि वो अगले ही दिन मुंबई आ जाए। वो खुद उनकी टिकट भेज देगा क्योंकि रौनक की बेल हर हाल में कल ही करवानी है। लेकिन हेमंत अपनी मजबूरी कहता है। वो कहता है कि बात टिकट की नहीं है बल्कि इस समय फैक्ट्री में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इंस्पेक्शन चल रही है। ऐसे हालात में वो एक घंटे के लिए भी वहां से नहीं निकल सकता। करण उसको समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ एक दिन की बात है, लेकिन हेमंत साफ कहता है कि उनकी मजबूरी सच में बहुत बड़ी है और फिलहाल यहां से निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब करण परेशान होकर पूछता है कि फिर क्या किया जाए। तब हेमंत उसको याद दिलाता है कि गौतम उसके साथ ही तो रह रहा है और वो इंडिया के सबसे बेहतरीन लॉयर्स में से एक है। उसके लिए रौनक की बेल करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर करण एक बार उससे बात कर ले तो वो पूरा मामला आसानी से संभाल सकता है। फोन कटने के बाद नंदिनी भी करण को समझाती है कि हेमंत ने गलत नहीं कहा, कम से कम एक बार गौतम से बात करके देखनी चाहिए। लेकिन ये सुनते ही करण का गुस्सा फिर भड़क उठता है। वो साफ इनकार कर देता है। उसके मुताबिक वो कभी भी गौतम से हेल्प नहीं मांगेगा। वो कहता है कि मर जाना मंजूर है उसे, लेकिन उस आदमी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वो उसे पूरा यकीन है कि गौतम उसकी हेल्प करने के बजाय उसी पर हंसेगा। करण आगे कहता है कि गौतम पहले ही उसकी पीठ में छुरा घोंप चुका है। उसको नीचे दिखाने के लिए वो अपने ही बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर वैष्णवी से उसकी शादी करवाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इंसान से वो अपने बेटे के लिए किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकता। नंदिनी करण को समझाते हुए कहती है कि अगर गौतम से हेल्प नहीं लेंगे तो उनके पास दूसरा विकल्प ही क्या बचता है। लेकिन करण अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि क्या पूरी दुनिया में सिर्फ गौतम ही एक वकील है? ऐसे कई बड़े वकील हैं। चाहे 1 लाख 2 लाख या 10 लाख रुपए क्यों ना देने पड़े, वो अपने बेटे को हर हाल में छुड़ा कर लाएगा। तभी वहां मौजूद गौतम उनकी पूरी बातचीत सुन चुका होता है। वो करण को दिखाकर दामिनी से कहता है कि जो लोग अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़कर रखते हैं, उन्हें जब थोड़ी सी भी आजादी मिलती है तो अक्सर वे गलत रास्ता चुन लेते हैं। गौतम की ये बात सुनते ही करण और भड़क जाता है। वो नंदिनी से कहता है कि अब तो उसने खुद देख लिया ना कि ऐसे इंसान से वो कभी हेल्प नहीं मांग सकता। इतना कहकर करण वहां से निकल जाता है। अगले सीन में शोभा और गायत्री दोनों गौतम के पास पहुंचती हैं। शोभा उससे हाथ जोड़कर कहती है कि वो करण की हेल्प कर ले। वो कहती है कि वो जानती है कि करण गुस्से में ठीक से सोच नहीं पा रहा, लेकिन गौतम बड़ा है और उसे हालात को समझना चाहिए। गायत्री भी इधर गौतम को समझाती है कि वो करण के बारे में मत सोचे, सिर्फ रौनक के बारे में सोचे क्योंकि गलती उसकी नहीं है। लेकिन गौतम का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहता है कि बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि उसने सबकी जिम्मेदारी उठा रखी है। अगर करण खुद आकर उससे सम्मान से बात करता तो शायद वो कुछ सोचता। शोभा फिर भी हार नहीं मानती। वो कहती है कि वो करण की तरफ से माफी मांग रही है, इसलिए कम से कम उसकी बात मान ले। लेकिन गौतम साफ इनकार कर देता है। वो पुराने जख्म याद दिलाते हुए कहता है कि करण ने उसके बेटे नकुल के साथ क्या करने की कोशिश की थी ये सबने देखा था। वो कहता है नकुल अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले रहा था और करण बीच में आकर उसकी शादी तक तुड़वाने पर उतर आया था। ऐसे में वो करण के बेटे के लिए अच्छा क्यों करे? तभी दामिनी शांत स्वर में गौतम को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे गुस्से से नहीं बल्कि एक लॉयर की तरह हालात को देखना चाहिए। लेकिन गौतम बोलता है कि यही बात करण को भी समझनी चाहिए थी। अगर उसे हेल्प चाहिए तो उसे खुद आकर बात करनी चाहिए थी। वो हमेशा यही चाहता है कि सामने वाला उसके आगे झुके। दामिनी कहती है कि वो करण की नहीं बल्कि अपने परिवार की स्थिति की बात कर रही है। नकुल की शादी सिर पर है और अगर ऐसे टाइम पर पुलिस, कोर्ट और जेल की बातें बाहर फैल गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। गौतम इस तर्क को भी इग्नोर करता है। वो कहता है कि लोग क्या सोचेंगे इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया पहले से जानती है कि करण और उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। फिर वो ताना कसते हुए कहता है कि जो लड़का उसे गुड मॉर्निंग कहना भी जरूरी नहीं समझता, अगर उसकी वजह से शादी में कुछ लोग नहीं आएंगे तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। आखिर में शोभा एक बार फिर उसको याद दिलाती है कि चाहे जितने मतभेद हो, आखिर वे सब एक ही परिवार का हिस्सा है। लेकिन गौतम कहने लगता है कि परिवार वे लोग हैं, करण नहीं। फिर वो कहता है कि बेटा करण का है, इसलिए समस्या भी उसी की है। ऐसे में सब लोग उसे समझाने क्यों आए हैं?
इतना बोलकर गौतम किसी की बात सुने बिना वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नंदिनी अपने कमरे में बेहद परेशान बैठी होती है। तभी करण आकर उसको भरोसा दिलाता है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने पुराने दोस्त और अच्छे वकील सक्सेना से बात कर ली है। कल वो उसके साथ कोर्ट जाएगा और रौनक की बेल हर हाल में हो जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि सक्सेना पूरी कोशिश करेगा कि यह मामला घर से बाहर ना जाए। नंदिनी बस यही कहती है कि किसी भी तरह उसका बेटा घर वापस आना चाहिए। करण भी उसे दिलासा देता है कि आज की रात मुश्किल जरूर है, लेकिन सुबह होते ही रौनक घर लौट आएगा। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है। करण को खबर मिलती है कि सक्सेना को देर रात हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती है, इसलिए वो कोर्ट नहीं आ पाएगा। ये सुनकर नंदिनी घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर आज बेल नहीं हुई तो रौनक को 3 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। करण उसे शांत रहने के लिए कहता है और फिर एक दूसरे सीनियर लॉयर चोपड़ा जी को फोन करता है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। तो अब नंदिनी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में करण को कहती है कि वो अपना ईगो पकड़े बैठा रहे। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी बिना समय गवाए सीधे गौतम के पास पहुंचती है। आंखों में आंसू लिए वो उससे हाथ जोड़कर कहती है कि वो उसके बेटे की हेल्प कर ले। वो गौतम से विनती करती है कि किसी भी तरह रौनक की बेल करवा दे। वो बताती है कि आज फ्राइडे है और अगर आज बेल नहीं हुई तो रौनक को पूरे 3 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। इतना कहते हुए नंदिनी हाथ जोड़कर गौतम से अपने बेटे के लिए रहम की भीख मांगती है। उधर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर करण को फोन लगाकर मोबाइल रौनक के हाथ में देते हैं। फोन पर रौनक की आवाज पूरी तरह टूटी हुई होती है। वो रोते हुए करण से कहता है कि अब उससे वहां बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। वो बार बार अपने पिता से उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने की गुहार लगाता है। रौनक इधर भावुक होकर बोलता है कि वहां उसका दम घुट रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे वो खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा। फिर वो डरते हुए पूछता है कि उसकी बेल हो जाएगी ना, क्या वो वापस घर आ पाएगा? तो अपने बेटे की हालत सुनकर करण खुद भी अंदर से टूटता हुआ नजर आता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए रौनक को भरोसा दिलाता है कि उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो हर हाल में उसे वहां से बाहर निकालकर घर वापस लेकर आएगा। फोन कटने के बाद करण की आंखें भी नम हो जाती है। उसी टाइम उसकी नजर अचानक पार्थ की तस्वीर पर पड़ती है। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और तस्वीर पर चढ़ी फूलों की माला नीचे गिर जाती है। करण फिर धीरे धीरे तस्वीर के पास जाता है। वो प्यार से पार्थ की तस्वीर पर हाथ फेरता है, फिर माला उठाकर दोबारा तस्वीर पर चढ़ा देता है। इसके बाद भावुक होकर वो पार्थ की तस्वीर से कहता है कि वो अपने बड़े बेटे को बचा नहीं पाया और उसकी हेल्प भी नहीं कर सका, लेकिन इस बार वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। वो किसी भी कीमत पर रौनक के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा और हर हाल में उसे बचाकर वापस घर लेकर आएगा। दूसरी तरफ गौतम कुछ पल तक चुपचाप नंदिनी की बात सुनता रहता है। फिर वो अपनी जगह से उठकर नंदिनी के सामने आकर कहता है कि वो रौनक की हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही वो एक शर्त भी रखता है। गौतम की ये बात सुनते ही नंदिनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आखिर गौतम की शर्त क्या होगी, इसी बड़े सवाल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू की हर नई अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड की एक और शानदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।